दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा दिन में तो राजा बनकर रहता था, किंतु अंधेरा होने के बाद अर्थात रात्रि में भिखारियों जैसे व्यवहार करता था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दिन में तो वह यह जानता है कि वह एक राजा है और वह हमेशा राजा की तरह ही पेश आता था, किंतु रात्रि के वक्त जब लोग सोने चले जाते थे तो उसे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह एक भिखारी है और अपने आप को वह भिखारी ही मानता था। तो आखिर उस राजा के साथ ऐसा क्या हुआ था? चलिए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 साल पहले, जब वह राजा नहीं बल्कि एक राजकुमार था और उसके पिता इस राज्य के राजा थे। उस राजकुमार के पिता बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर थे और साथ ही साथ वह बहुत क्रोधी भी थे। उनके क्रोध से पूरा राज्य उनसे डरता था। वहीं पर राजकुमार बहुत ही नटखट थे, वह बहुत उपद्रवी थे। वह राजकुमार किसी की भी बात नहीं सुनता था, वह तो केवल शैतानियों में ही लगा रहता था और कभी कभी तो वो शैतानी की सारी हदें पार कर देता था। यह देखकर राजा बहुत परेशान था और राजा को अपने बेटे राजकुमार पर बहुत क्रोध भी आता था। एक दिन क्रोध के आवेश में आकर अपने बेटे राजकुमार की शैतानियों से तंग आकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, सैनिकों, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब राजकुमार की नींद गहरी हो तब उसे किसी दूसरे राज्य के जंगल में छोड़कर आना। जब राजा यह आदेश सैनिकों को दे रहे थे तभी वहां पर उस राज्य का मंत्री भी उपस्थित था। मंत्री बहुत ही शांत दिमाग वाला था। मंत्री ने राजा को समझाने की कोशिश की, अथक प्रयास किए, लेकिन राजा अपने आदेश पर अटल था और मंत्री राजा को मनाने में असफल रहा। ठीक उसी रात्रि राजा के कहे अनुसार 8 साल के उस छोटे से राजकुमार को पड़ोसी राज्य के जंगल में जाकर छोड़ दिया गया। अगले दिन जब राजकुमार की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक जंगल में पाया। केवल एक रात नहीं, राजकुमार का पूरा जीवन पलट दिया था। जो राजकुमार महलों में रहता था, आज वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो चुका था। उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। राजकुमार को जोरों की भूख लगी। राजकुमार आगे बढ़ता गया और उस राज्य के एक नगर में जा पहुंचा। वहां पर उसने लोगों से भीख मांगी और अपना पेट भरा। अब से वह राजकुमार हर रोज लोगों से भीख मांगकर ही अपना पेट भरा करता। जब भी उसे कुछ मिल जाता तो वह खा लेता, अन्यथा वह राजकुमार भूखे पेट ही सो जाता। उधर दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद जब राजा का गुस्सा शांत हुआ तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा को यह समझ में आ चुका था कि अपने क्रोध के आवेश में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राजा ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए, लेकिन तब तक वह राजकुमार उस जंगल से कहीं दूर जा चुका था, जिस कारण राजकुमार का पता किसी को नहीं चल पा रहा था। समय की मार और लोगों की पुकार के साथ राजकुमार अपनी पहचान भूलकर पूरी तरह से एक भिखारी बन चुका था। देखते ही देखते ऐसे ही अब राजकुमार के दिन कट रहे थे। राजकुमार लोगों से भीख मांगा करता और जो भी रूखी सूखी उसे मिलती वह उसे खा लेता और अपना पेट भरा करता। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। 8 साल का
वह राजकुमार अब पूरे 28 साल का हो चुका था। वह तो एक भिखारी था और उसका कोई ठिकाना नहीं था। वह कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर में घूमा करता और ऐसे ही घूमते घूमते वह शहर पार करके अपने ही राज्य में आ पहुंचा। राजकुमार अपने ही महल के सामने से भीख मांगता हुआ आगे की ओर जा रहा था कि तभी संयोगवश राजा ने महल की खिड़की से उसे भीख मांगता हुआ देख लिया। राजा अपने बेटे को पहचान चुका था। वह यह जान चुका था कि यह उसी का बेटा है। अपने बेटे को अपने पास देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा ने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, जाओ और उस भिखारी को पकड़ो और जल्द ही उसे महल में लेकर आओ। राजा जब सैनिकों को यह आदेश दे रहा था तभी वहां पर राज्य का प्रधानमंत्री भी उपस्थित था। यह देखकर प्रधानमंत्री थोड़ा सा अचंभित रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर राजन को उस भिखारी से क्या मतलब है। वह राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से कहा, क्षमा कीजिएगा राजन, पर आप उस भिखारी को महल में क्यों बुलाना चाहते हैं? आपको उससे क्या लाभ? तभी राजा बड़ी प्रसन्नता से प्रधानमंत्री से कहता है, मंत्री जी, वो जो भिखारी आपको नजर आ रहा है वो कोई भिखारी नहीं है, बल्कि वो तो मेरा पुत्र है, जिसे सालों पहले मैंने अपने क्रोध के आवेश में आकर अपने राज्य से निकाल दिया था और उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन संयोग तो देखो कि आज वह अपने ही राज्य में आ पहुंचा है और उसकी इस हालत का जिम्मेदार भी आज मैं ही हूं। मेरे ही कारण आज उसे लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है, लोगों के सामने उसे हाथ फैलाना पड़ रहा है ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके, ताकि वह अपना पेट भर सके। सैनिकों, जाओ और उसे जल्दी से जल्दी इस महल में लेकर आओ। राजा के आदेश पर सैनिक तुरंत ही उस भिखारी का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। सैनिकों को अपनी तरफ दौड़कर आता हुआ देख राजकुमार डर जाता है। उसे लगता है राजमहल के सामने भीख मांगना कोई अपराध होगा, इसी कारण ये सैनिक मेरे पीछे पड़े हैं। उन सैनिकों को इस तरह से आता हुआ देख वह डर कर उनसे और भी दूर भागने लगता है। भागते भागते वह शहर की ओर चला जाता है। शहर में खूब भीड़ जमा हुई थी और उसी भीड़ में मिलकर वह सैनिकों की आंखों से ओझल हो जाता है। सैनिकों ने उसे बहुत ढूंढा, यहां वहां हर जगह उसे तलाश किया, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिला। आखिरकार सभी सैनिक थक हार कर वापस राजमहल लौटते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन वह भिखारी हमारे हाथों से निकल गया। देखते ही देखते वह बाजार की भीड़ में खो गया। ये सारी बातें वहां पर उपस्थित वह प्रधानमंत्री भी सुन रहा था। तभी वह प्रधानमंत्री राजा के पास गए और राजा को कहने लगे, हे राजन, माफ कीजिएगा, किंतु ऐसा लगता है कि राजकुमार अपने पहले की सभी यादें भूल चुके हैं। अब उन्हें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन आप धीरज रखिए, हम उन्हें अवश्य ही ढूंढ लेंगे। आगे वह प्रधानमंत्री राजा से फिर कहता है, लेकिन जब हम उन्हें महल में लेकर आएंगे तब आप उन्हें एकदम से यह मत बता देना कि वह आपके पुत्र हैं और वह इस राज्य के राजकुमार हैं, क्योंकि यह बहुत गंभीर बात है। और यदि आपने उसे एकदम से ऐसे बता दिया कि वह इस राज्य का राजकुमार है तो हो सकता है कि वह इस बात को सहन न कर पाए। इतनी बड़ी खबर उसका दिमाग सह ना पाए और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वह पागल भी हो जाएगा, या फिर उसके मन में एक डर पैदा हो जाएगा कि पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं और वह आपके साथ कभी नहीं रहना चाहेगा। वह कुछ न कुछ करके यहां से भागने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेगा। इसलिए वह भिखारी एक राजकुमार है, यह बात
केवल हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री की इन बातों से राजा भी पूरी तरह से सहमत था। राजा ने सहमति दिखाते हुए हां में सर हिलाया। तभी आगे वह प्रधानमंत्री अपने सभी सैनिकों से कहता है, जाओ और पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई भी इस राज्य में भीख नहीं मांग सकता। इस राज्य में भीख मांगना एक अपराध है, इसलिए जो कोई भी इस राज्य में भीख मांगता है उसे भीख मांगना छोड़ना होगा और उसे कोई न कोई काम करना होगा। प्रधानमंत्री के आदेश पर सैनिकों ने पूरे राज्य में जाकर यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी राज्य में भीख नहीं मांग सकता। यदि वह भीख मांगता पकड़ा गया तो उसे भयंकर दंड दिया जाएगा। देखते ही देखते यह घोषणा पूरे राज्य में फैल गई और उसके कुछ दिनों बाद ही सैनिकों को वह भिखारी भी बाजार में नजर आया। वे लोग उसके पास गए और उससे कहा, देखो, तुम इस राज्य में भीख नहीं मांग सकते। यदि तुम्हें अपना पेट भरना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ न कुछ काम करना होगा। इस पर राजकुमार कहते हैं, पर मुझे तो कोई काम नहीं आता। मैंने आज तक कोई काम नहीं किया है और इसीलिए मुझे कोई काम भी नहीं देता। तभी एक सैनिक कहता है, देखो, राजमहल में साफ सफाई के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां लेकर जा सकता हूं और तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूं। यदि तुम चाहो तो यह काम कर सकते हो और यदि तुमने मना किया तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा और घोर से घोर दंड दिया जाएगा। यह सुन वह राजकुमार घबरा जाता है और तुरंत ही वह उस काम के लिए हामी भर देता है। सभी सैनिक उसे लेकर महल पहुंचते हैं और वहां पर राजा उसे महल की साफ सफाई का काम सौंप देता है। राजकुमार साफ सफाई के उस काम को मन लगाकर किया करते थे। देखते ही देखते पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने के बाद उन्हें बगीचे में माली का काम सौंपा जाता है। यह सब देखकर राजकुमार मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आज मुझे साफ सफाई के काम से हटाकर माली बना दिया गया है और अब मैं इज्जत की 2 रोटी भी खा सकता हूं। धीरे धीरे राजकुमार का खुद पर विश्वास बढ़ने लगा था। कुछ महीने उन्होंने माली का ही काम किया। उसके बाद राजा ने उन्हें दरबान का काम दे दिया। राजा भी कभी कभी घूमते घूमते अपने राजकुमार के पास पहुंचते और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा करते। यह देखकर राजकुमार मन ही मन बहुत प्रसन्न होता था। राजकुमार को राजा का यह व्यवहार बहुत अच्छा लगता था और करीबन 3 महीनों के बाद राजकुमार को राज दरबार में जगह दे दी गई। अब राजकुमार अपनी ही नजरों में उठने लगे थे। उनका विश्वास खुद पर और भी दृढ़ होने लगा था। उनका सम्मान अब बढ़ने लगा था। एक दिन राजकुमार मन ही मन यह सोच रहे थे कि जरूर मुझ में कोई अच्छी बात होगी, तभी तो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा गया है। अन्यथा यदि मेरे अंदर वो बात ना होती तो भला मुझे राज दरबार में क्यों जगह मिलती। ये सोच सोचकर राजकुमार बहुत प्रसन्न होते और वह खुद पर और भी अधिक विश्वास करने लगे थे। देखते ही देखते समय बीतता गया और करीब 6 महीनों के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया। अब राजकुमार राजा के सलाहकारों में से एक बन चुके थे। कभी कभी तो राजा राजकुमार की पीठ भी थपथपा दिया करते थे। तभी एक दिन प्रधानमंत्री राजकुमार से कहते हैं, बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। एक दिन देखना कि तुम्हें मेरी जगह भी मिल जाएगी। और वैसे भी अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं और मुझे अपने इस पद के लिए किसी योग्य और युवा उम्मीदवार की आवश्यकता है। मैं अपने इस पद से अब निवृत्त होना चाहता हूं। इसी प्रकार राजा और प्रधानमंत्री दोनों ही राजकुमार की हमेशा तारीफ करने लगे थे, जिससे राजकुमार मन ही मन अपने आप को और भी योग्य समझने लगा था और साथ ही साथ उनका विश्वास भी और दृढ़ होने लगा था।
और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने पद के लिए राजकुमार का नाम सिफारिश किया। राजा ने भी तुरंत मंजूरी दे दी और कहा, हां, ऐसा किया जा सकता है। सभा के सभी लोगों ने इस बात पर विचार विमर्श किया और सभी की सहमति पर राजकुमार को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। लेकिन मन ही मन अब भी वो अपने आप को भिखारी ही मानते थे, जिस कारण उनके मन में अभी भी एक प्रश्न हमेशा रहता था और वह यह था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। कहां मैं दर दर की ठोकरें खाया करता था, 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, भीख मांगनी पड़ती थी। लेकिन उसके अंदर राजा को ऐसा कौन सा गुण नजर आ गया कि आज राजा ने उसे यह पद सौंप दिया है। लेकिन राजकुमार ने किसी से कुछ नहीं कहा, वह केवल अपने कामों में लगे रहे। और अब तो कई बार राजकुमार का राजा के पास आना जाना होता था और इस प्रकार से राजा और राजकुमार दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ चुके थे। तभी एक दिन राजा ने राजकुमार से कहा, बेटा, अब तुम्हें सत्य बताने का समय आ चुका है। यह कहते वक्त राजा की आंखों में आंसू थे। तभी राजा राजकुमार से कहते हैं, बेटा, वास्तव में तुम मेरे पुत्र हो और तुम ही इस राजगद्दी के असली वारिस भी हो। यह सुनकर वह राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद राजा उसके साथ कोई खेल खेल रहे हैं, राजा उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। तभी वह राजा से कहता है, हे राजन, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है, एक भिखारी से मंत्री पद तक का ओहदा दिया है, लेकिन अब मेरे साथ इस तरह से मजाक ना करें। तभी राजा कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, तुम ही इस राजगद्दी के असली वारिस हो। मेरी एक छोटी सी गलती के कारण तुम्हें अपने जीवन के 28 साल एक भिखारी बनकर जीना पड़ा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी। मैंने ही अपने क्रोध के आवेश में आकर तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया था, किंतु जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैंने तुम्हें ढूंढने का हर मुमकिन प्रयास किया, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। और एक दिन अचानक तुम इस महल के सामने मुझे भीख मांगते हुए नजर आए। उसी वक्त मैंने तुम्हें पहचान लिया था और इसी कारणवश मैंने तुम्हें इस महल में जगह दी और तुम्हें धीरे धीरे इस राजपाट का एक हिस्सा बनाया। इस पर राजकुमार राजा से कहते हैं, हे राजन, अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर राजा कहते हैं, बेटा, अगर मैं तुम्हें उसी वक्त बता देता तो शायद हो सकता था कि तुम मुझ पर विश्वास ना करते और तुम यह महल छोड़कर चले जाते, और मैं पहले ही एक बार तुम्हें खो चुका था, मैं तुम्हें दोबारा कैसे खोता। यदि मैं 4 साल पहले तुमसे यही बात कहता तो तुम इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हें पूरा विश्वास हो जाए कि तुम एक राजकुमार हो, इसी कारणवश हमने 4 साल और खर्च किए। तभी राजकुमार राजा से कहते हैं, पिताजी, रोइए मत, आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। यदि आप मुझे उसी समय बता देते तो हो सकता था कि मैं आपकी बातों पर यकीन न करता और हो सकता था कि मैं उस समय कुछ भी कर जाता। लेकिन जब से मैं यहां पर आया हूं तब से मुझे हल्का हल्का सा कुछ याद है, कुछ स्मृतियां अब भी मुझे याद हैं। ये दीवारें, ये दरवाजे, इन पर बनी हुई नक्काशियां, ये सब देखकर मुझे मन ही मन ऐसा लगता था कि मैंने पहले कभी न कभी ये सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूं, लेकिन अब मुझे ज्ञात है। अगले ही दिन राजा ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दिया और उस राज्य का राजा घोषित कर दिया। लेकिन अब भी एक बहुत ही विकट परिस्थिति, एक विकट समस्या बाकी थी। राजकुमार
दिन में तो राजा ही रहता, लेकिन रात में एक सूती कपड़े में कुछ खाना बांधकर वो तकिए के नीचे छुपा लेता और सारा कीमती सामान चादर में लपेटकर वह सीने से लगाकर सोया करता। एक दिन जब राजकुमार रात्रि के समय ऐसा कर रहे थे, तभी राजा ने उन्हें देख लिया। कुछ दिनों तक राजा ने इस बात पर गौर किया। धैर्यपूर्वक ही वह उसे देखते रहे और फिर राजकुमार के पास जाकर कहते हैं, बेटा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये सब तो तुम्हारा ही है और तुम इन्हें एक चादर में लपेटकर इस तरह से अपने पास क्यों रखते हो? क्या तुम्हें किसी चीज की कोई कमी है? तभी वह राजकुमार राजा से कहता है, नहीं नहीं पिताजी, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों होता है। मेरे मन में बार बार एक प्रश्न उठता है। मेरे मन में यह शंका होती है कि कहीं ये राज दरबार वाले मुझे मार न डालें, क्योंकि पहले मैं एक भिखारी था और आज इस राज्य का राजकुमार बन बैठा हूं, इस राज्य का राजा बन बैठा हूं। इसलिए कई लोग मुझे पसंद नहीं करते। इसलिए मेरे मन में हमेशा एक शक बना रहता है कि कहीं ये लोग मुझे मार न डालें। पिताजी, क्या मैं सच में एक राजा बनने लायक हूं? यदि मैं रात्रि में ये रोटी, ये सामान चादर में लपेटकर अपने पास ना रखूं, तो मुझे नींद नहीं आती। राजा ने धैर्यपूर्वक राजकुमार की सारी बातें सुनी। राजा ये समझ चुका था कि जो जीवन राजकुमार ने पिछले 20 सालों में जिया है, वह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन अब राजा के सामने एक प्रश्न था कि आखिर 20 सालों का यह जीवन जो राजकुमार ने एक भिखारी बनकर जिया है, जिसने राजकुमार के अवचेतन मन में एक ऐसी लकीर खींच दी है जिससे राजकुमार बार बार अपने आप को एक भिखारी महसूस करते हैं, इसे कैसे ठीक किया जाए? यह प्रश्न लेकर राजा अपने राज्य के गुरु के पास गए और राजा ने उन गुरु को सारी बातें बता दी। तभी वह गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, तुम्हारे पुत्र अर्थात राजकुमार ने 20 साल पहले जो जीवन जिया है, वह उनके अवचेतन मन में पूरी तरह से बस चुका है। अब उसे अवचेतन मन से निकालना होगा। हमें सम्मोहन प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा और इसी प्रक्रिया से हम राजकुमार के मन से यह निकाल सकते हैं कि वह अब भिखारी नहीं है, बल्कि एक राजकुमार है, एक राज्य के राजा हैं। तभी वह राजा कहता है, हे गुरुवर, पर यह मैं कैसे करूं? क्या इसका कोई उपाय है? तभी वह गुरु राजा से कहते हैं, हे राजन, आज से जब भी राजकुमार अपने कक्ष में जाएं और वह सोने की अवस्था में हो, तब उनके कानों में जाकर तुम्हें केवल इतना ही कहना है कि अब तुम इस राज्य के राजा हो, तुम पूरी तरह से सक्षम हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं और अब से तुम ही इस राज्य के संचालक हो। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए और राजा गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया। अब से जब भी राजकुमार अपने कक्ष में सोने के लिए जाते थे, तब राजा जाकर राजकुमार से यही सारी बातें कहते थे कि तुम इस राज्य के राजा हो, तुम सक्षम हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हें हर कोई पसंद करता है, तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं, तुम्हारा सब सम्मान करते हैं और तुम ही इस राज्य के संचालक हो। धीरे धीरे राजा के अंतर्मन में साहसी और सक्षम होने की भावना बढ़ने लगी और भिखारी होने की वो भावनाएं कमजोर पड़ने लगी, वह पुरानी होने लगी और डरावने सपने की तरह वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और देखते ही देखते अब राजकुमार पूरी तरह से एक राजा बन चुका था। दिन और रात दोनों ही वक्त वह पूरी तरह से एक राजा होता था। दोस्तों, हम हमेशा से ये मानते हैं कि हम कमजोर हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं
और सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर है। हम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और अपने आप को एक भिखारी मानते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे अवचेतन मन में अहंकार नाम का एक लाचार बैठा है, जो अपने आप को खुद परम शक्ति से अलग मानता है। इसलिए वह हमेशा कमजोर और परेशान रहता है। किंतु जब हम अपनी शक्ति पहचान लेते हैं, तब हम किसी राजा से कम नहीं हैं। हम अपना भविष्य बना सकते हैं, खुद पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान हटता है, हमारे अवचेतन मन में बैठा हुआ वह भिखारी एक बार फिर से जाग उठता है और वह हम पर हावी होने लगता है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन को हराना नहीं है, बल्कि अपने अवचेतन मन तक एक सही बात पहुंचानी है, एक सही संदेश पहुंचाना है। हर रात को सोते वक्त आप अपने आप से अच्छी और सकारात्मक बातें करें, जैसे कि मैं कर सकता हूं, मेरे लिए सब कुछ संभव है, मैं इस लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम हूं। जब आप लगातार 21 दिनों तक यह करेंगे, तो आपके अवचेतन मन की वह सारी विरोधाभासी धारणाएं टूटने लगेंगी और कुछ ही दिनों में हमारा जीवन परिवर्तन होने लगेगा। और उसके बाद आप हमेशा सकारात्मक महसूस करेंगे, हमेशा अच्छा महसूस कर पाएंगे, आनंदित महसूस कर पाएंगे और जिस भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ